हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। और सब बताइए, क्या हो रहा है? पढ़ाई वढ़ाई हो रहा है ना मन लगाकर? टाइम टाइम इम्पोर्टेंट है। लाइफ में इम्पोर्टेंट टाइम है। जो समय का पालन करता है वही आगे बढ़ता है। तो टाइम के अनुसार चलना है और मन लगा के पढ़ाई करना है। सबसे पहली बात, लाइफ में इम्पोर्टेंट रिवीजन है। जितना हो सके उतना आप लोग रिवीजन कीजिए। एग्जाम टाइमिंग में हमेशा रिवीजन पर ही ध्यान दिया जाता है, ठीक है? तो आज आपका भाई टाइम को देखते हुए, टाइम के आधार पर ही बहुत ही मस्त जबरदस्त फिजिक्स क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव लेकर के आया है। ये ऑब्जेक्टिव अपने आप में बेमिसाल है, मस्त है, जबरदस्त है। और ये ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम पेपर में एक अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से लड़ेगा। ये आपके भाई का वादा है। ये फिजिक्स चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव है, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ठीक है? तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले आपका भाई का कहना है, अगर हमारे इस YouTube चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करने का प्रयास कीजिए, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जितना भी हो सके उतना शेयर कीजिए, ठीक है? ताकि आपको भी लाभ हो और आपके फ्रेंड्स जो इस वीडियो से वंचित रहेंगे उनको भी लाभ हो, ठीक है? तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं एक नए अंदाज में, नए तरीके से। तो वीडियो स्टार्ट होता है। आपके स्क्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं आप मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ध्यान देना है। और इतना ही नहीं, ये इस क्लास के लिए और जो आपका नेक्स्ट क्लास होगा उस क्लास के लिए भी बहुत खास होगा, ठीक है? चलिए पहला प्रश्न, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? माने मानव नेत्र के किस भाग पर, ये जो मानव नेत्र है, मानव आंख है, इसके किस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? कर्निया पर, परितारिका पर, पुतली पर, रेटिना या दृष्टिपटल पर? ये दृष्टिपटल है, दृष्टिपटल है ना? बताइए, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो होता है रेटिना या दृष्टिपटल। ऑप्शन नंबर डी, रेटिना या दृष्टिपटल, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना या दृष्टिपटल। याद रहेगा ना? मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, बताइए? रेटिना या दृष्टिपटल। अगला प्रश्न आप लोग के बीच ये रहा, प्रश्न संख्या 2। ध्यान देना है बच्चों ध्यान देना है सब कोई। हाँ, मन लगा के पढ़ाई करना है, ठीक है? कुछ भी हो जाए पढ़ाई मन लगा। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? अपवर्तन के सिद्धांत पर, प्रकीर्णन के सिद्धांत पर, वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत पर? इनमें से कोई नहीं। तारों का टिमटिमाना किस सिद्धांत पर, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है, बताइए? तारों को टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? अपवर्तन के सिद्धांत, प्रकीर्णन के सिद्धांत, वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत? इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर बनता है तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए, है ना? तारों का टिमटिमाना किस सिद्धांत पर आधारित है? अपवर्तन के सिद्धांत पर। आगे 3 नंबर क्वेश्चन, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दोष उत्पन्न होता है? कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, बताइए? नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता? इनमें से कोई नहीं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी जब अधिक हो जाती है तो उसके द्वारा उत्पन्न होने वाला दोष दूरदृष्टि दोष है। कौन दोष है? दूरदृष्टि दोष।
ये द्र जो है इसमें सट गया है, दूरदृष्टि दोष। नेत्र लेंस की जब फोकस दूरी अधिक हो जाती है तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है? दूरदृष्टि दोष। नेत्र लेंस के फोकस दूरी अधिक हो जाने से, मतलब इसकी जब फोकस दूरी अधिक हो जाती है तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है? बताइए। दूरदृष्टि दोष। कौन सा? दूरदृष्टि दोष। ध्यान देना बच्चों, बच्चों ध्यान दो, ध्यान दो। अच्छा प्रश्न है, सब कोई ध्यान देगा। चलो चलो चलो, शेयर करना नहीं भूलना है। दूरदृष्टि दोष। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो, फोर्थ नंबर क्या क्वेश्चन है? फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हो, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र में किसी भी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है? नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक सीधा तथा छोटा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा। और अगला ऑप्शन क्या है हम देखेंगे। अगला ऑप्शन क्या है देखेंगे हम। अगला ऑप्शन क्या है? अगला ऑप्शन क्या है? वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। तो नेत्र में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? बताइए। नेत्र में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? बताइए। नेत्र में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? नेत्र में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? नेत्र में बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा छोटा होता है। उधर ऑप्शन नंबर सी था, वास्तविक उल्टा तथा छोटा। जब आप लोग पूछेंगे कि सर जब हमारे नेत्र में वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो सीधा हम लोगों को कैसे दिखता है? अरे भैया, सीधा दिखाने का काम तंत्रिका जो है ना, तंत्रिका वो करता है। तंत्रिका से, हाँ, नर्वस सेल है, वो हम लोगों को प्रेरित करता है कि नहीं बुड़बक, उल्टा नहीं है, वो सीधा है। कौन? तंत्रिका सेल, नर्वस सेल। पक्का? चलो, मानव नेत्र में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक उल्टा तथा छोटा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा। आगे, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में कौन सा दोष उत्पन्न होता है? जो नेत्र निकट की वस्तुओं को, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उसमें कौन सा दोष उत्पन्न हुआ है? बताओ। दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, वर्धता। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में क्या दूरदृष्टि दोष उत्पन्न हुआ होता है, या फिर निकट दृष्टि दोष, या फिर जरा दृष्टि दोष, या फिर वर्धता? बताइए कौन सा दोष? आप लोग बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो उस नेत्र में उत्पन्न होता है दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ए। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है ना, उस नेत्र में कौन सा दोष उत्पन्न होता है? दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ए, दूरदृष्टि दोष। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। डन? कैसे? निकट की वस्तु उसको स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, दूर की वस्तु दिखाई देगा। तो दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? बताओ। निकट की वस्तुएं, निकट स्थित वस्तुएं अच्छा से नहीं देख पाता है व्यक्ति, है ना, और दूर की वस्तुओं को देख लेता है, उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तु व्यक्ति देख लेता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है, वो निकट दृष्टि दोष कहलाता है ना। तो जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है निकट दृष्टि दोष। आगे, निकट दृष्टि दोष, आगे ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखना है। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वो है, जब श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? 7 रंगों का, है ना। सूर्य का प्रकाश श्वेत प्रकाश है,
श्वेत प्रकाश की किरणें जब किसी प्रिज्म से, श्वेत प्रकाश की किरणें जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कितने रंगों में विभक्त होती है बताइए। तो जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। लेकिन श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वो कौन रंग है? नीला, लाल, बैंगनी, नीला और लाल दोनों। तो श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो सबसे ज्यादा जो रंग विचलित होता है वो है बैंगनी। कौन है? बैंगनी। बैंगनी रंग सबसे ज्यादा विचलित होता है। कब? जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब। 7 नंबर क्वेश्चन, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या नजदीक वस्तुओं को साफ साफ देखने की क्षमता को क्या कहते हैं बताइए। अपने लेंस की जो फोकस दूरी है उसको बदलकर दूर रखी वस्तु या नजदीक रखी वस्तुओं को साफ साफ देखने की गुण को क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष, समंजन क्षमता, निकट दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता। तो अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर रखी वस्तु या निकट रखी वस्तुओं को साफ साफ देखने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर रखी वस्तु या निकट रखी वस्तुओं को साफ साफ देखने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। इसमें व्यक्ति क्या करता है? अपने लेंस की फोकस दूरी को क्या करता है? बदलता है ना। निकट रखी वस्तु या दूर रखी वस्तुओं को वो क्या करता है? साफ साफ देख लेता है। उसी को हम समंजन क्षमता कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ध्यान देना है। 8 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है बताइए। जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? यहाँ पे एक होता है निकट दृष्टि दोष, है ना, एक होता है दूर दृष्टि दोष, है ना, और एक होता है जरा दूरदर्शिता। हाँ, तो बताइए निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस लगता है? दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस लगता है? जरा दूरदर्शिता के लिए कौन सा लेंस लगता है? हाँ, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए ना अवतल लेंस लगता है। कौन लेंस? अवतल लेंस, है ना। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन लेंस? उत्तल लेंस। जरा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस, है ना। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए ध्यान देंगे। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बताइए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का, ठीक है। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का, है ना। और जरा दूरदर्शिता के लिए बाइफोकल लेंस का, ठीक है। ये तीनों आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। ये तीनों आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे। डन है ना? पक्का एकदम याद करके रखना है ना। बताओ, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस, जरा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस। चलो आगे चलते हैं। चलो बच्चों ध्यान दो। तो अगला प्रश्न आपके बीच आया ये, चलो 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 आजा भैया आजा, आराम से आजा। 9 नंबर क्वेश्चन है ना, चलो ध्यान देना है। सभी बच्चे ध्यान देंगे 9 नंबर क्वेश्चन पर। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः कितना होता है? निकट बिंदु और दूर बिंदु मैं तो जानता हूँ। निकट बिंदु 25 cm, दूर बिंदु अनंत। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 cm होता है, दूर बिंदु अनंत होता है। देख लो, 0 25 मीटर गलत, 0 अनंत गलत, 25 cm 2 से 50 cm गलत, 25 cm अनंत सही। ऑप्शन नंबर डी। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होता है। तो एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु, निकट बिंदु, निकट बिंदु, स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 cm और दूर बिंदु अनंत। आगे 10 नंबर क्वेश्चन। विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं को प्रतिबिंब की ओर फोकस करने के लिए आंख लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है।
विभिन्न दूरियों पर, अलग अलग दूरियों पर वस्तु रखा गया है ना, अलग अलग दूरियों पर क्या है, वस्तुओं को रखा गया है। तो प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित की जाती है, बताइए। पुतली द्वारा, रेटिना द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा, आइरिस द्वारा। विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए, मतलब उसको अच्छे ढंग से देखने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी कौन परिवर्तित करता है? हाँ, सिलियरी मांसपेशियां। सिलियरी मांसपेशियां जो होती हैं वो जो होती है फोकस को क्या करती है, परिवर्तित करती है ना। बहुत अधिक दूरी पर वस्तु रहता है ना, तो उसको देखने के लिए हम लोग ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। हाँ, यानी कि उसको देखने के लिए अपने सिलियरी मांसपेशियों को बढ़ाते हैं। और नजदीक रहेगा, बिल्कुल नजदीक रहेगा तो घटाते हैं, दूर रहेगा तो बढ़ाते हैं। किसके द्वारा? सिलियरी मांसपेशियों द्वारा। ठीक है, चलो, सिलियरी मांसपेशियों द्वारा अपने फोकस दूरी को बढ़ा करके हम दूर रखी वस्तुओं को आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। किसको? सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। आगे 11 नंबर क्वेश्चन आपके बीच, ध्यान देना बच्चों। 11 नंबर क्वेश्चन, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है, बताओ। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष, वर्धता। तो जो नेत्र दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, जो नेत्र दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में जो दोष उत्पन्न हुआ होता है वो होता है निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। कौन दोष? निकट दृष्टि दोष। कब? जब दूर रखी वस्तु आसानी से दिखाई नहीं दे तब। चलो, सारी गलियां तेरी मुस्कुरा दूंगा मैं। अरे रे, क्वेश्चन छुट ही गया गीत गाने के चक्कर में। देखो, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? किस प्रकार के दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? निकट दृष्टि दोष में किस, क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, सब कोई पढ़ लो। किस दृष्टि दोष में, द्र है ना, ये 100 में सट गया है। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? किस प्रकार के दृष्टि दोष में? किस प्रकार के दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? निकट दृष्टि दोष में, या फिर अगला ऑप्शन देखते हैं क्या है भैया, निकट दृष्टि दोष में, या फिर क्या क्या ऑप्शन है, दिखा दो दिखा दो दिखा दो दिखा दो दिखा दो दिखा दो। किस प्रकार के दृष्टि दोष में, एक बार देख लिया जाए। देख लो। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रकार के दृष्टि दोष में रेटिना के आगे प्रतिबिंब बनता है? तो निकट दृष्टि दोष में ऑप्शन नंबर ए जो था वो था निकट दृष्टि दोष। क्या था? निकट दृष्टि दोष। किस प्रकार के दोष में प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? निकट दृष्टि दोष में, याद रखना है। चलो, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से कौन सा दोष उत्पन्न होता है? जब नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है, बताओ। नेत्र की जब समंजन क्षमता कम हो जाती है तो क्या निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, या फिर दूर दृष्टि दोष, या फिर जरा दृष्टि दोष, या फिर वर्धता? तो नेत्र की जब समंजन क्षमता कम हो जाती है, नेत्र की समंजन क्षमता जब कम हो जाती है तो पता है कौन सा दोष उत्पन्न होता है? जरा दृष्टि दोष। नहीं निकट की वस्तु सुस्पष्ट, नहीं दूर की वस्तु सुस्पष्ट दिखाई देगी तो उसमें हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। कौन? ये उम्र जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे हमारी जो सिलियरी मांसपेशियां होती हैं वो सिकुड़ने लगती हैं। हाँ, असमंजन क्षमता में क्या होता है? दूर रखी वस्तु या निकट रखी वस्तुओं को सिलियरी मांसपेशियों को घटा बढ़ाकर हम आसानी से नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदलकर आसानी से हम वस्तुओं को देख लेते हैं।
लेकिन जब समंजन क्षमता कम हो जाए तो कौन सा दोष उत्पन्न होगा? जरा दृष्टि दोष। याद रहेगा ना? नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कम हो जाने से कौन सा दोष उत्पन्न होता है? जरा दृष्टि दोष। चलो 14 नंबर क्वेश्चन देखो, सभी बच्चे ध्यान देंगे, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आज है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? ये भी ये कंसेप्ट की आप लोगों के लिए लेकर के आया है ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, हाँ, जिससे आप एग्जाम में धुआं उड़ा सकते हैं। शेयर करना नहीं भूलना है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? नीला, उजला, लाल, काला। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला प्रतीत होता है कि उजला प्रतीत होता है कि लाल प्रतीत होता है कि काला? 4 ऑप्शन आपके बीच, बताओ। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला कैसा प्रतीत होता है? काला। अंतरिक्ष, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला। श्वेत रंग कितने रंगों का मेल से बना है? शुरू में बताए थे 3, 4, 5, 7। श्वेत रंग जो होता है 7 रंगों का मिश्रण है। श्वेत रंग कितने रंगों का मिश्रण है? 7 रंगों का। श्वेत रंग कितने रंगों का मिश्रण है? बताइए दो। श्वेत रंग बताओ कितने रंगों का मिश्रण है? बोलो बच्चों, श्वेत रंग कितने रंगों का मिश्रण है बच्चों? श्वेत रंग 7 रंगों का मिश्रण है गुरुजी। श्वेत रंग 7 रंगों का मिश्रण है गुरुजी। श्वेत रंग 7 रंगों का मिश्रण है गुरुजी। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। दृश्य प्रकाश में देखो द्रह ने भाग्य है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? बैंगनी, लाल, नीला, पीला। दृश्य प्रकाश में जिस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है वो है लाल। दृश्य प्रकाश में, अच्छा, प्रिज्मा से बैंगनी रंग का ज्यादा किस रंग का झुकाव अधिक होता है? बैंगनी रंग का। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य, अगर श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है, हाँ, तो किस, वो तो 7 रंग में बच जाता है, ये आप लोग को पता है। लेकिन किस रंग का सबसे ज्यादा उसमें झुकाव होता है? तो बैंगनी का। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो दृश्य प्रकाश में जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है वो है लाल। तरंगदैर्घ्य पूछेगा तो लाल, है ना। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? हाँ, प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। तो इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के परिवर्तन पर, प्रकाश के अपवर्तन को पर, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर। हमको लगता है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर। क्या आपको भी यही लगता है? यही लगता है? हाँ भैया, यही लगता है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर। हाँ, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, वर्ण मने रंग, विक्षेपण मने है ना। तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर। चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ध्यान दो। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, बताओ। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, निकट, सर निकट, सर दूर था ना, तो दूर था, जब दूर की वस्तु को नहीं देख रहे थे तो सर निकट दृष्टि दोष हुआ था। और सर निकट को जब नहीं देखेंगे तो पक्का है कि सर दूर दृष्टि दोष होगा। 100% की गारंटी। सर हम लोग बोल रहे हैं ना, आप टिक कीजिए, दूर दृष्टि दोष ले भैया। कब? जब निकट की वस्तु साफ दिखाई न दे तब कौन सा दोष उत्पन्न होगा? दूर दृष्टि दोष। और जब दूर की वस्तु साफ न दिखाई दे तो निकट दृष्टि दोष। आगे, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरण को क्या कहा जाता है? आहा, कोलाइडिया विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरण को वायुमंडलीय प्रभाव, टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव, क्विंटल प्रभाव, हई तो दुगो होता नहीं है। ले भैया, हे दुगो में से कोनो ना कोनो होगा। तो कौन है बताओ? किसी कोलाइडिया विलयन में निलंबित प्रकाश के निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरण को टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव, टिंडल एक वैज्ञानिक का नाम है। टिंडल किसका नाम है? वैज्ञानिक का नाम है टिंडल। टिंडल प्रभाव, इन्होंने टिंडल का खोज, टिंडल ने टिंडल प्रभाव का, उन्होंने, जंगल नहीं होता जंगल, आप देखेंगे प्रकाश की किरणें होती है,
जंगल में ना प्रकाश की किरण एक पतली रेखा सी धारियां से दिखाई देती है। हीरोइन जब जंगल में जाती है तो कहती है बचाओ 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 बचाओ। उसमें ना सूर्य के प्रकाश को देखना कैसे गोल गोल घुमाता है। हाँ, तो किसी कोलाइडियल विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रतिनयन को क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव। आगे 19 नंबर क्वेश्चन था ना, टिंडल प्रभाव। ये तो हो गया हम लोगों का टिंडल प्रभाव तक। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न क्या मौजूद होता है हम लोग के बीच। ये 20 नंबर क्वेश्चन ध्यान देना है। निकट बिंदु 25 सेम, दूरबिंदु अनंत। सामान्य मानव नेत्र की दूरबिंदु है, सामान्य मानव नेत्र की दूरबिंदु है 25 सेम पर, 25 मिलीमीटर पर, 25 मीटर पर, अनंत पर। सामान्य मानव नेत्र की दूरबिंदु सर दूरबिंदु अनंत पर, निकट बिंदु 25 सेम पर, दूरबिंदु बोलो बच्चों, दूरबिंदु अनंत पर, निकट बिंदु 25 सीएम पर, दूरबिंदु बोलो बच्चों, दूरबिंदु बताओ, दूरबिंदु बता दो मेरे लाडलो, बताओ। अनंत पर, निकट बिंदु 25 सीएम पर। लाइक कर रहे हो ना? लाइक करना नहीं भूलना है ना? कमेंट, अच्छा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आप लोग मेरे साथ कौन कौन ऐसे बच्चे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अपना नाम प्लीज लिखो ना और बताओ कि मेरे साथ कौन कौन से जुड़े हुए हो। ठीक है, चलो। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, इनमें से कोई नहीं। हम तो बता दिए हैं, तुम लोग बताओ, शुरू में बताए थे। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस होता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस होता है। बहुत खतरनाक प्रश्न है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस। भैया जी बोल के देख लिया, निकट दृष्टि दोष वाले, तब दूर दृष्टि दोष वाला में उत्तल लेंस, याद रखना है। मानव नेत्र में कौन, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है उत्तल, कोई लेंस नहीं होता अवतल, इनमें से कोई नहीं। बाक यार, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है भैया, उत्तल लेंस। मानव नेत्र में कौन लेंस होता है? मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। तबे तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है, वास्तविक उल्टा और छोटा। मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? वास्तविक उल्टा तो छोटा। अच्छा ये बताओ, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस कौन है? उत्तल लेंस है। चलो आगे देखो। निम्न में किस दृष्टि दोष में नेत्र की क्रिस्टलीय लेंस धुंधला और पारदर्शी हो जाता है? बताओ कौन ऐसा दोष उत्पन्न होता है जाने के कारण हम लोग को धुंधला धुंधला दिखाई देता है? अरे तोरा मोतियाबिंद हो गइल बा का? हैं करे मोतियाबिंद हो गइल बा तोरा? तोरा दिखाई नहीं देत? हैं आम धुंधला धुंधला दिखाई देता। देखो ना, धुंधला धुंधला सब कुछ हमरा धुआं धुआं दिखाई देता। अच्छा एकरा मोतियाबिंद हो गइल बा, माने धुंधला धुंधला दिखाई देना माने मोतियाबिंद हो जाना, है ना? क्या हो जाना? मोतियाबिंद, मोतियाबिंद हो जाना मोतियाबिंद हो जाना। चलिए चलो बच्चों ध्यान देना है मोतियाबिंद हो जाना। मोतियाबिंद कब होता है बता दो? जब आपको लगे कि हाँ हमको अब धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। आप लोगों में किसी को धुंधला नहीं ना दिखाई देता है? और धुंधला दिखाई देता है तो गार्जियन से बोल दीजिएगा लो, नहीं तो पता चला कि जवानी में बुढ़ारी आ गया चलिए आगे। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कांच की सिली, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। सर स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग होता है। स्पेक्ट्रम है ना सर 7 रंग प्रदर्शित किया जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। किसका? प्रिज्म का। स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण के विचलन झुकाव कम होता है? सबसे ज्यादा होता है बैंगनी का और कम होता है, अगर ज्यादा कहेगा स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का विचलन या झुकाव कम होता है तो कम में कहेगा तो लाल का, ज्यादा में कहेगा तो बैंगनी का, है ना? स्पेक्ट्रम में हालांकि ऑप्शन चारों है, लाल है, हरा है, पीला है, बैंगनी है, तो आप बैंगनी पर टिक मत करना लो। स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का विचलन या झुकाव कम होता है तो लाल का, और ज्यादा किसका? बैंगनी का। याद रखना है 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे। आगे देखो, दृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दीर्घ दृष्टि दोष के। हाँ दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष उधर आया था अवतल लेंस, दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण हेतु गोलीय बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, समतुल्य लेंस, अवतल लेंस। ये सब जब निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, तो पक्का है कि दूर दृष्टि दोष को
दूर करने के लिए कूद कूद के बता सकते हैं हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग होगा, है ना। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? परावर्तन, अपवर्तन, वर्ग विक्षेपण। ए सर प्रिज्म से तो सर प्रिज्म से ना, प्रिज्म से परावर्तन की घटना नहीं, अपवर्तन की भी नहीं सर, प्रिज्म से ना वर्ग विक्षेपण की घटना घटती है। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी घटना घटती है? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी घटना घटती है? तो प्रिज्म से प्रकाश की जो घटना घटती है वर्ग विक्षेपण। कौन है बच्चों? वर्ग विक्षेपण। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? वर्ग विक्षेपण। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? वर्ग विक्षेपण। याद रखना, तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन आज है आपके बीच। आगे 28 नंबर क्वेश्चन देखना है, मस्त प्रश्न है आज आपका भाई लेकर के आया है। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? बैगनी, हरा, लाल, कोई नहीं। अच्छा सर तरंगदैर्ध्य में ना सबसे ज्यादा लाल का आप कौन कहेगा तो बैगनी का। अच्छा अब ये समझ लो, प्रिज्म से सबसे ज्यादा किस रंग का झुकाव होता है? सबसे ज्यादा तो बैगनी का, कम तो लाल प्रिज्म में। और तरंगदैर्ध्य में सबसे कम होता है बैगनी का, सबसे ज्यादा होता है लाल का। सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य किस रंग का होता है? तो लाल का, सबसे कम बैगनी का। याद रखना है तरंगदैर्ध्य में, अरे भैया याद रखो, तरंगदैर्ध्य में किसमें? तरंगदैर्ध्य में सबसे ज्यादा किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? तो बैगनी में। और लाल का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा सबसे कम विचलन तो लाल का, और सबसे ज्यादा विचलन बैगनी का। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के परिवर्तन के कारण, प्रकाश के परिकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो सर आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के परिकीर्णन के कारण। सर ऑप्शन नंबर बी। आकाश का रंग किसके कारण नीला दिखाई देता है? प्रकाश के परिकीर्णन के कारण। किसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? प्रकाश के परिकीर्णन के कारण। किसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? प्रकाश के परिकीर्णन के कारण। सर प्रकाश के परिकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आंख व्यवहार होता है, आंख में व्यवहार होता है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, इनमें से कोई नहीं। तो आंख व्यवहार करता है उत्तल लेंस की तरह। किसकी तरह? उत्तल लेंस की तरह। ये देखो कि तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो पिया। अब देखो खींचता हूँ फोटो, ठीक, फोटो खींच लिया। हाँ तो आंख व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह, ठीक है। चलो आगे, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? वाव मस्त जबरदस्त ये क्वेश्चन। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? 6, 4, 5, 3। तो एक साधारण प्रिज्म जो होता है 5 सतहों से घिरा रहता है। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? 1, 2, 3, 4, 5। टन 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 टारा, क्या तुमको समझ में आया? 1, 2, 3, 4, 5। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? 5। चलो आगे देखते हैं। आगे तैयार हो? चलो आगे देखते हैं। ये 31 नंबर क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या आएगा हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग के बीच अगला क्वेश्चन क्या देगा भैया? कुछ अच्छा ही दे दे भगवान। हाँ 32 नंबर क्वेश्चन देख लो क्या है। सभी बच्चे ध्यान देंगे। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? अच्छा आगे बने तो निकट दृष्टि दोष, पीछे बने तो पक्का दूर दृष्टि दोष। सर मत बताइए सर, हम लोग बता देंगे, बताओ क्या होगा। सर देखो किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के जब आगे बनता है, आगे तो निकट दृष्टि दोष। हाँ जब रेटिना के आगे बनता है तो निकट दृष्टि दोष। अब पक्का है सर पीछे बनेगा तो पक्का दूरदृष्टि दोष होगा। का सर दूरदृष्टि दोष होगा कि नहीं होगा? सर लगाइए ना, हम लोग हैं देख लेंगे लोग। हाँ पक्का, तुम्ही लोग तो मेरे जान हो लोग। बताओ जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनते तो निकट दृष्टि दोष, आप पीछे बने तो दूरदृष्टि दोष। बताओ किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों का निलंबन क्या कहलाता है? किसी माध्यम में, ये माध्यम है, इसमें छोटा छोटा कण दिखाई दे,
तो कोलाइट कहलाता है पुंज प्रकाश में से कोई नहीं। सर किसी मादे में छोटे छोटे कणों का मिलना कोलाइट कहलाता है। अरे रात को आऊंगा मैं तुझे ले जाऊंगा मैं, अब देखते हो रात में आता हूं मैं, जब सोने जाता हूं मैं, बिस्तर झाड़ता हूं मैं, बिस्तर पर जब रखे कपड़े को झाड़ता हूं मैं तो उसमें धूल कण दिखाई देते हैं प्रकाश के रोशनी में। सर प्रकाश के रोशनी में अभी तो दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन प्रकाश के रोशनी में धूल कण दिखाई देते हैं सर, यानी कोलाइट कहलाता है। तो किसी मादे में छोटे छोटे कणों का मिलना क्या कहलाता है? कोलाइट। चलो, हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? नेत्र गोलक का व्यास, अच्छा सर इसका व्यास हुआ, इसका व्यास गोलाई नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? 2.3 सेम, 2.4 सेम, 3.3 सेम, 3.4 सेम। सर नेत्र गोलक की व्यास जो होता है ना सर वो 2.3 सेम होता है। नेत्र गोलक का व्यास कितना सेम होता है? 2.3 सेम। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? परिचारिका, प्रकाश सुग्राही, पुतली, इनमें से सभी। सर विद्युत सिग्नल है। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? प्रकाश सुग्राही। हाँ, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? प्रकाश सुग्राही, याद रखना है। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? प्रकाश सुग्राही। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? प्रकाश सुग्राही। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? प्रकाश सुग्राही। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? प्रकाश सुग्राही। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? सर सिग्नल जब सिग्नल मिल जाता है तो कहाँ व्याख्या होती है उसकी? मस्तिष्क में, पुतली में, रेटिना में करने में नहीं रे बाबू लोग। सिग्नलों की व्याख्या बाबू भैया, सिग्नलों की व्याख्या जहां होती है वो है मस्तिष्क। मस्तिष्क में सिग्नलों की व्याख्या होती है। कैसे करना है, क्या करना है, क्या ये सही है कि गलत है, कौन सा रंग है, ये कौन सा रंग है, लाल है, ओहो ये ब्लू है, ये सब कहाँ बात पहले होती है? मस्तिष्क में। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? मस्तिष्क में। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल, अवतल, वलयाकार, इनमें से कोई नहीं। मानव नेत्र में सर उत्तल लेंस होता है। सर जी मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, वही मेरा तो बताएं। चलो आगे देखो 38 नंबर क्वेश्चन। चलो जल्दी ध्यान दो मेरे बच्चों। लाइक वाइक करना नहीं भूलना है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, शेयर कर दिए लोग, शेयर कर दो लोग। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायाफ्राम क्या कहलाता है? पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायाफ्राम क्या कहलाता है? परितारिका, अभिनेत्र लेंस, नेत्र पटल, रेटिना। तो पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायाफ्राम परितारिका कहलाता है कि अभिनेत्र लेंस कहलाता है कि नेत्र पटल कहलाता है कि रेटिना? तो पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायाफ्राम, गहरा पेशीय डायाफ्राम न परितारिका कहलाता है। सर पुतली के साइज को परितारिका नियंत्रित करता है। हाँ सर पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? परितारिका। 39 आंख की पुतली किस प्रकार का कार्य करती है? तंत्रिका की भांति, पुतली की भांति, परितारिका की भांति, परिद्वारक की भांति। सर आंख की पुतली जो है ना परिवर्तित द्वारक की भांति कार्य करती है। परिवर्ती द्वारक की भांति आंख की पुतली परिवर्ती द्वारक, टिक 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 टिक। बताओ आंख की पुतली किस प्रकार का कार्य करती है? परिवर्ती द्वारक की भांति। ये एक द्वार है, खुलना बंद होना, खुलना बंद होना, खुलना बंद होना, खुलना, द्वारक है। तो आंख की पुतली किस प्रकार का कार्य करती है? परिवर्ती द्वारक की भांति। आगे परिवर्ती द्वारक की भांति आंख की पुतली परिवर्ती द्वारक की भांति व्यवहार करती है। आंख की पुतली किस प्रकार व्यवहार करती है? परिवर्ती द्वारक की भांति, परिवर्ती द्वारक की भांति। आगे कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं, नेत्र पटल कहते हैं, रेटिना कहते हैं, परितारिका कहते हैं। सर कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। कॉर्निया के पीछे सर कॉर्निया के पीछे कोराइड के पीछे सर कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे परितारिका कहते हैं। परितारिका कहते हैं। कॉर्निया के पीछे वाले संरचना को क्या कहते हैं? परितारिका। परितारिका या आइरिस, परितारिका को आइरिस भी कहा जाता है कहीं कहीं।
निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना, नेत्र गोलक की लंबाई घट जाना, या फिर सभी कथन सत्य है। तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, जब सर निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के कारण जब अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाता है तो निकट दृष्टि दोष होता है। तब पक्का है कि अभिनेत्र लेंस की जब वक्रता घट जाएगा, सर जब अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ रहा है तो निकट दृष्टि दोष हो रहा है, तो पक्का है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता घट जाएगा तो दूर दृष्टि दोष होगा। याद रखना है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के कारण क्या है? अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। तो पक्का है कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के कारण अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना है, तो पक्का है ना कि दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होने के कारण होगा अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना। चलो आगे देखते हैं। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए सर अवतल लेंस। आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? आंख में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो उसको कौन नियंत्रित करता है? परितारिका, पश्चिमाभी पेशी या पुतली लेंस। तो सर आंख में जब प्रकाश जाता है ना तो इसको नियंत्रित करने का कार्य परितारिका या आइरिस करता है। ऑप्शन नंबर ए, परितारिका या आइरिस। आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? भैया जी यहाँ पे देख लियो, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? परितारिका या आइरिस। आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश को आंख में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो इसको कौन नियंत्रित करता है? परितारिका या आइरिस। परितारिका या आइरिस। परितारिका या आइरिस आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश को नियंत्रित करता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, इनमें से कोई नहीं। तो नेत्र में जब प्रकाश प्रवेश करती है, प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है तो इसका अपवर्तन सर कर्निया के बाहरी सतह पर होता है। कर्निया के बाहरी सतह पर। ऑप्शन नंबर सी। सर जब नेत्र में प्रकाश प्रवेश करती है, प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है, सर जब नेत्र में प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है तो इसका अधिकांश अपवर्तन सर कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। आगे, मंद प्रकाश में किसकी स्थिरता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? मंद प्रकाश में, अच्छा प्रकाश जब पूरा कम होता है तो किसकी स्थिरता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? पुतली फैल जाती है। कर्निया, परितारिका, एरिस, इनमें से कोई नहीं। हाँ, तो यहाँ पे ध्यान देना है, मंद प्रकाश में किसकी स्थिरता से पुतली पूरी तरह से फैल जाती है? परितारिका। इस परितारिका की स्थिरता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। परितारिका या आइरिस, है ना। प्रकाश बिल्कुल कम हो, मंद प्रकाश से प्रकाश बिल्कुल क्या हो? कम हो। तो मंद प्रकाश में किसकी स्थिरता से प्रकाश पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो परितारिका या आइरिस की स्थिरता से प्रकाश पूर्ण रूप से क्या होती है? फैल जाती है। आगे देखो, चलो यहाँ पे देखो सभी बच्चे, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं निकट की वस्तु को, दूर की वस्तु को, 25 सें की दूर की रखी वस्तु को, इनमें से कोई है। सर नेत्र गोलक के गोल होने पर ना हम देख पाते हैं निकट की वस्तुओं को। जब नेत्र गोलक सर गोल हो जाए ना तो निकट की वस्तुओं को देखते हैं। नेत्र गोलक के गोल होने पर हम देख पाते हैं निकट की वस्तुओं को। आगे, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितना सेकंड तक रहता है? जैसे वस्तु कोई वस्तु है, जैसे यही है, इसको हटा लिए तो मेरे आंख के सामने ये कितना सेकंड तक रहेगा? चाहे कितना देर तक रहेगा? कितना सेकंड तक रहेगा? 1/10 सेकंड, 1/20 सेकंड, 1/16 सेकंड, 1/5 सेकंड। सर 1/10 सेकंड तक। वस्तु को हटा लेने पर भी, वस्तु को सामने से हटा लो फिर भी वो आपके आंख के सामने कितना सेकंड तक रहता है? 1/10 सेकंड तक। कोई खतरनाक वाला चीज है, जैसे सांप को अभी मारे, चुड़ैल उड़ैल देख लो, चाहे सांप को देख लो, चाहे कोई व्यक्ति किसी को मार रहा हो, हाँ तो देख लो, तो वो तो बहुत देर तक रहता है ना। अब देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जबरदस्त है। दूरदृष्टि निबंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? चलचित्र परीक्षण में, फोटोग्राफी कैमरा में, सूक्ष्मदर्शी में, इनमें से कोई नहीं।
दृष्टि निर्बंध, सॉरी दूरदृष्टि हम पढ़ दिए। दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग ना चलचित्र परीक्षण में किया जाता है, चलचित्र परिक्षेपण में। दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का, दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का जो दृष्टि निर्बंध सिद्धांत है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? चलचित्र परिक्षेपण में, है ना। चलचित्र परिक्षेपण में याद रखना, चलचित्र माने फिल्म वलिम नहीं होता है, उसी में कर्निया के पीछे ऑप्शन देख रहे हो, चलचित्र परिक्षेपण फोटोग्राफी कैमरा से सुंदर तीन में से कोई नहीं। तो दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग चलचित्र परिक्षेपण में किया जाता है। कर्निया के पीछे क्या है? जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है। कर्निया के पीछे क्या है? जो काले रंग के पेशियों का समूह है, समुच्चय यानी समूह। कर्निया के पीछे क्या है? जो काले रंग के पेशियों का समूह है। परितारिका है, नेत्रपटल है, दृष्टिपटल है, इनमें से कोई नहीं। तो कर्निया के पीछे है वह भाग है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है, उसका नाम है परितारिका या आइरिस। कर्निया के पीछे क्या है? जो काले रंग के पेशियों का समूह है, परितारिका या आइरिस, परितारिका या आइरिस, है ना। चलो 51 नंबर क्वेश्चन देखना है। काले रंग के समुच्चय कर्निया के पीछे रहता है, उसे परितारिका या आइरिस कहते हैं। आयु जैसे जैसे बढ़ता है तो मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, इस दोष को क्या कहते हैं? जैसे जैसे आयु बढ़ता है, भैया जी ध्यान दीजिए, जैसे जैसे आयु बढ़ता है, जैसे जैसे आयु बढ़ता है, जैसे जैसे आयु बढ़ता है वैसे वैसे समंजन क्षमता घट जाती है। यह दोष क्या कहलाता है? अबिंदुकता, दीर्घ दृष्टि दोष, लघु दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता। देखो आयु बढ़ने के साथ साथ जब मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है तो वो ना जरा दृष्टि दोष कहलाता है। क्या कहलाता है? जरा दृष्टि दोष, है ना। उम्र बढ़ने के साथ साथ अब बुढ़ारी आ गई, लाठी पकड़ लेनी, हाँ साफ साफ नहीं के दिखाई देता, न ही निकट की वस्तु साफ दिखाई देता न दूर की वस्तु, तो जरा दृष्टि दोष, समंजन क्षमता घट गई बा, हाँ धुंधला दिखाई देता, मोतिया बिंद हो गई बा। अब देखो कर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलियां न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? अबिंदुकता, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, लघु दृष्टि दोष। 51 नंबर क्वेश्चन देख लो तुम लोग। कर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोल न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? सर पूर्ण रूप से गोल हो जाता है ना तो हम निकट की वस्तुओं को देख लेते हैं। तो कर्निया में दोष यानी कि उसके पूर्णतः गोलियां न होने के कारण किस प्रकार के नेत्र दोष होता है? हाँ बताइए। जब कर्निया में पूर्ण रूप से गोल नहीं हो पाता है भाग तो किस प्रकार के दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? अबिंदुकता। अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस का निवारण होता है? अबिंदुकता वाले नेत्र दोष में व्यक्ति के चश्मे में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग होता है? अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोकसी लेंस। तो ना अवतल लेंस तो निकट दृष्टि दोष में, उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष में, बाइफोकल लेंस, बेलनाकार लेंस। अच्छा यहाँ पे बेलनाकार लेंस है। अबिंदुकता के लिए ना बेलनाकार लेंस लगेगा। अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस दोष के निवारण होता है? तो याद रखना है बेलनाकार लेंस। आगे बेलनाकार लेंस। चलो यहाँ पे देख लो बच्चों, ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो। अच्छा क्वेश्चन है सब। दोष रहित नेत्र 25 cm और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? अच्छा जो 25 cm और अनंत, जो 25 cm और अनंत, जो 25 cm और अनंत, दोष रहित नेत्र 25 cm और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, उसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? पक्का दृष्टि परास कहेंगे, दृष्टि परिसर। ये अंतर नहीं हो जा रहा है जी। ये निकट, है दूर। निकट का 25 cm, दूर का अनंत, हाँ अनंत, तो दोनों के बीच के अंतर है तो हो रहा है, तो उसी को कहते हैं दृष्टि परिसर। आगे माननेत्र 2 है, अतः इनके दृष्टि क्षेत्र होगा। माननेत्र 2 है अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा
अरे माननेत्र 2 है तो इनका दृष्टि क्षेत्र माने ये कितना डिग्री का कोण बनाएंगे? 180, 150, 160, 120, सीधा 180 डिग्री बनाता है। माननेत्र 2 है अतः इनके दृष्टि क्षेत्र होगा 180 डिग्री सीधा, बिल्कुल। अब ऐसे देखेंगे, ऐसे भी देखेंगे तो सीधे ही जाएगा। ऐसे मुड़ के तो अब ऐसे देख रहे हैं तो ऐसे भी सीधे जा रहा है, ऐसे देख रहे हैं, हाँ, तो 180 डिग्री। अब आगे देखो, दृष्टि दूरदृष्टि दोष वाला आंख साफ साफ देख सकता है। अच्छा, जिसको दूरदृष्टि दोष हुआ वो साफ साफ दूर की वस्तु को, निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है। जिसको दूरदृष्टि दोष हुआ होगा वो किस वस्तु को साफ साफ देख लेगा? दूरदृष्टि दोष कब होता है पहले ये बताओ, सब कोई बताओ, तब मैं आगे प्रश्न बढ़ाऊंगा। दूरदृष्टि दोष कब होता है बताओ? सर दूरदृष्टि दोष तब होता है ना जब कोई व्यक्ति जो होता है निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, दूर की वस्तु को साफ देख लेता है, हाँ, तो दूरदृष्टि दोष होता है। सर निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? व्यक्ति जो होता है निकट दृष्टि दोष में जो व्यक्ति होता है वो निकट की वस्तु को साफ देखता है लेकिन दूर की वस्तु को साफ नहीं देखता है। तो दूरदृष्टि दोष वाला आंख साफ देख सकता है, आंख साफ देख सकता है आंख और दूर की वस्तु को। आगे, दूरदृष्टि दोष वाला आंख जो होता है ना वो दूर की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, सॉरी साफ देख पाता है। दूरदृष्टि दोष वाला आंख दूर की वस्तु को साफ साफ देख लेता है, दूर की वस्तु को साफ साफ देख लेता है, दूर की वस्तु को साफ साफ देख लेता है। अब देखो, दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का घटना, नेत्र गोलक का बढ़ जाना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घटना, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। अरे दीर्घ दृष्टि दोष होने का मुख्य कारण अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, है ना? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का क्या हो जाना? अत्यधिक हो जाना। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना कब निकट दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा? पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पश्चिमाभि द्वारा, परितारिका द्वारा, हाँ, पश्चिमाभि द्वारा या सीरियरी मांसपेशियों द्वारा। अरे ये तो आया था इसके पहले। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पश्चिमाभि या सीरियरी मांसपेशियों द्वारा, पश्चिमाभि या सीरियरी मांसपेशियों द्वारा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन ना पश्चिमाभि या सीरियरी मांसपेशियों द्वारा किया जाता है। आगे 58 नंबर क्वेश्चन देखो, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। रेटिना प्रकाश को किस में परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सिग्नल में, वास्तविक प्रति में, इनमें से कोई नहीं। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है विद्युत सिग्नल में। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है विद्युत सिग्नल में, है ना? रेटिना प्रकाश को किस में परिवर्तित करता है? विद्युत सिग्नल में। नेत्र दान करने वाला व्यक्ति की आयु सीमा कितना होना चाहिए? 10, 25, 60? क्या क्वेश्चन है आगे? अगला ऑप्शन देख लीजिए। नेत्र दान करने वाला व्यक्ति का आयु सीमा कितना होता है? वैसा व्यक्ति जो नेत्र को दान कर सके उस व्यक्ति का आयु सीमा कितना होना चाहिए? वैसे व्यक्ति जो नेत्र को दान कर सके उसका 10 कितना था? 10, 50, 60 उनमें से सभी। अब देखो, हाँ, रोग ग्रसित व्यक्ति जैसे एड्स से रोग ग्रसित व्यक्ति हो गया उसके नेत्र को नहीं लेना चाहिए, है ना? जो माने खतरनाक रोग है जो जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हो तो वो वाला व्यक्ति का नेत्र कभी नहीं लेना चाहिए, है ना? मृत्यु के बाद कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? मान लो व्यक्ति मर गया, हाँ, व्यक्ति के मरने के बाद कितने घंटे के बाद नेत्र को निकाल लेना चाहिए? 2 से 3 घंटे के भीतर, 4 से 6 घंटे के भीतर, 8 से 10 घंटे के भीतर, 10 से 12 घंटे, 4 से 6 घंटे के भीतर ना मरे हुए व्यक्ति का आंख निकाल लेना चाहिए। 4 से 6 घंटे के भीतर वो आंख उपयोगी होता है ना? व्यक्ति मान लो मर गया, है ना? व्यक्ति मर गया, हाँ, और उसकी आंख का तुम ना
4 से 6 घंटे के भीतर निकालकर प्रयोग में ला सकते हो, याद रखो। आगे सुनो, इनमें कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? बताओ, इसमें से कौन ऐसा व्यक्ति है जो नेत्रदान कर सकता है? तुम ही लोग बताओ लो। संक्रामक रोग से पीड़ित? नहीं, ये कभी नहीं करेगा। मधुमेह की रोगी, दामे की रोगी, बीएमसी दोनों। कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? मधुमेह के रोगी, दामे के रोगी, लेकिन संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति नहीं कर सकता है। कौन रंग है जिसका खतरे का सिग्नल में उपयोग होता है? नीला, बैंगनी, लाल, पीला। ओ तेरी लाल चुनरिया गोरी ओ मेरा दिल ले गई। कौन रंग है जिसके खतरे का सिग्नल में उपयोग होता है? लाल रंग। हाँ, कौन रंग है? लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरे हवा के झोंके से, मुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से। हाँ, कौन रंग? लाल रंग। आहा, लाल रंग तो कमाल कर दिया आज। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वो बैंगनी। बाग सब टिक कर दीजिए। पक्का बैंगनी रंग? पक्का है ना बैंगनी रंग? श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वो है, बताइए बताइए कौन होगा? बताइए लो, कौन होगा? बताइए लो। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? बैगनी। कहे नहीं हम, बैगनी होगा, बैगनी। आगे, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, उस झिल्ली को क्या कहते हैं? बताओ। प्रकाश जो है एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, उस झिल्ली को क्या कहते हैं? बताओ। प्रकाश जो है, ध्यान देना है, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? नेत्र पटल, कर्निया, परिचारिका, पुतली। तो प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को हम लोग कहते हैं कर्निया। अरे भैया बोर्ड के देख लो, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? कर्निया। हाँ, क्या कहते हैं? कर्निया। प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है, तो पता है। इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन बैंगनी प्रकाश से कम होता है, हरे प्रकाश से कम होता है, आसमानी से कम होता है, सभी रंगों से कम होता है। पक्का सभी। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है और सबसे ज्यादा बैंगनी का होता है। किसका विचलन सबसे ज्यादा होता है? श्वेत प्रकाश में। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है, श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे ज्यादा विचलन बैंगनी का, सबसे कम विचलन लाल का, सबसे कम लाल का, याद रखना है। आगे देखो, क्या है प्रश्न है ये 66। चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती? चूजा जो होता है, चूजा किसके जीव को कहते हैं? हाँ, बताइए लो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा लो, मैं देखता हूँ आप लोग कितने तेज हो। चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती? संसालका कोशिका, शंकु कोशिका, ऊपर दिए गए दोनों, इनमें से कोई नहीं। चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती? तो शंकु कोशिकाएं। बताओ, चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती? शंकु कोशिकाएं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि चूजे का अर्थ क्या होता है। सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है। सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला कैसा दिखाई देता है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला कैसा दिखाई देता है? सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला आप लोग को कैसा दिखाई देता है? बताइए लोग। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला कैसा दिखाई देता है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला चपटा हुआ दिखाई देता है। पक्का है सर। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला चपटा प्रतीत होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला सरना चपटा प्रतीत होता है। कैसा? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला सर चपटा प्रतीत होता है। आगे, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? लाल, पीला, बैंगनी, आसमानी। सर बैंगनी। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? बैंगनी।
कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? बैगनी। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? तो बैगनी का। लाल गुलाब, लाल गुलाब, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो ये कैसा प्रतीत होगा? अच्छा, लाल रंग, लाल रंग सर, लाल रंग और गुलाबी रंग एक में मिक्स कर दीजिए तो कैसा दिखाई देगा? बताइए तो तनिक कैसा दिखाई देगा? पीला, बैगनी, काला, नीला। अरे लाल और गुलाबी रंग को ना डाल दीजिए ना तो काला दिखाई देता है। लाल गुलाबी एक में डाल के मिला के देखो तो कैसा रंग दिखता है? बताओ कैसा रंग दिखेगा? काला दिखेगा। मिक्स करके घर पे बैठ के देख लेना लोग। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन कौन है? लाल, नीला, हरा तीनों। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण ना लाल, नीला, हरा तीनों है, एग्जाम पेपर में आता है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? बताओ प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? लाल, लाल, नीला, हरा, लाल, नीला, हरा प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। आगे लाल, नीला, नीला, हरा, लाल, नीला, हरा, लाल, नीला, हरा। पेशियों के स्थिर होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है? बताइए। पेशियों के स्थिर होने पर अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है लगभग कितनी होती है? 3.5 सेम, 2.5 सेम, 4.2 सेम, 2.7 दिए तो 2.5 सेम। पेशियों के स्थिर होने से मतलब रुक जाने से अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर। हाँ, ये भी क्वेश्चन जबरदस्त है, लाजवाब है, स्टार है, मस्त है, VVI है। पेशियों के स्थिर होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी हो जाती है? 2.5 सेम। अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को परिकीर्णित करते हैं? छोटे से छोटे कण किस तरह के प्रकाश को, अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को परिकीर्णित करते हैं? लाल, पीला, नीला, बैगनी। नीला सर, नीला रंग के परिकीर्णन से आसमान नीला दिखाई देता है। जब नीला रंग का परिकीर्णन सर सूक्ष्म कण में नीला रंग का परिकीर्णन जब होता है ना, सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को परिकीर्णित करते हैं? जो छोटे छोटे कण होते हैं ना सर, वो नीले रंग का परिकीर्णन ज्यादा करते हैं, तभी तो हम लोग का आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। हाँ, नीले रंग के परिकीर्णन सूक्ष्म कणों के कारण होता है, जिसके कारण हम लोग को वो नीला दिखाई देता है। आगे 73 नंबर क्वेश्चन देखो। 73 नंबर क्वेश्चन देखो, मस्त क्वेश्चन है। किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाला प्रकाश के लिए आपतन कोण I अपवर्तन कोण R हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा? LR के बराबर होगा, LR से छोटा होगा, LI प्लस LR के बराबर होगा, LI के बराबर होगा, LI के बराबर होगा। सर आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R हो तो निर्गत कोण का मान में LI के बराबर होगा। हाँ, LI के क्या होगा? बराबर होगा। हाँ, यानी कि आपतन कोण के बराबर होगा। LI मतलब आपतन कोण। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? अच्छा, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने मिनट का समय होता है? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त, क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ, चलो आंसर देना है। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने मिनट का अंतराल होता है? तो 2 मिनट का, याद रखना है लोग। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच का जो अंतराल होता है 2 मिनट का होता है। उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? पीला, लाल, नीला, काला। सर उगते समय और डूबते समय लाले लाल दिखाई देता है। हाँ, लाल लाल जब सूर्य उगता है तब और डूबने जाता है तब भी। एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है? बताओ। लो, VVI लिख दिया, जाओ सिग्नेचर भी मार दिए, जाओ। मैं मनीष गुप्ता, सिग्नेचर। एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है? 10 के पावर माइनस 10 मीटर, 10 के पावर माइनस 8 मीटर, 10 के पावर माइनस 11 मीटर, इनमें से कोई नहीं। एक एंगस्ट्रम के बराबर, एक एंगस्ट्रम इक्वल टू 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रम के बराबर कितना होता है? बताओ। एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर। एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर। एक एंगस्ट्रम के बराबर कितना होता है? 10 के पावर माइनस 10 मीटर, याद रखना है। 77 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों। प्रिज्म से प्रकाश का कौन सा परिघटना घटती है? बात सर, परावर्तन अपवर्तन वर्ण विक्षेपण इनमें से कोई नहीं। सर प्रिज्म से प्रकाश की न जो प्रिज्म से सर वर्ण विक्षेपण का सर, प्रिज्म से जब प्रकाश की किरणें गुजरती है ना तो वर्ण विक्षेपण की घटना घटती है।
है ना। प्रिज्म से जब प्रकाश की किरणें गुजरती हैं तो वर्ण विक्षेपण की घटना घटती है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? सर दूरदृष्टि दोष, पक्का। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? बताओ। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? हाँ, तो दूरदृष्टि दोष होता है। कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? दूरदृष्टि दोष होता है, दूरदृष्टि दोष। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? अरे रेटिना के आगे सर, रेटिना के पीछे दूरदृष्टि दोष, रेटिना के आगे निकट दृष्टि दोष। लीजिए, हाँ, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? निकट दृष्टि दोष। हाँ, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। किस दृष्टि दोष में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? एक एंगस्ट्रॉम बता, एक एंगस्ट्रॉम बराबर बता दो। 10 के पावर में 10 मीटर। किस दृष्टि दोष में, किस दृष्टि दोष में, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? तो दूरदृष्टि दोष में। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से ना जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, जरा दृष्टि दोष। 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम बता दें, ऑप्शन नंबर सी। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। बताओ, नेत्र की समंजन क्षमता, नेत्र की समंजन क्षमता, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो जरा दृष्टि दोष। तारों का टिमटिमाना किसका प्रतीक होने का कारण है? तारों, ये तो तारों का टिमटिमाना किसके कारण प्रतीत होने का कारण है? बता दो। तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना किसके कारण संभव हो पाता है? वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय वर्ण विक्षेपण, वायुमंडलीय प्रकीर्णन में से कोई नहीं। तो तारों के टिमटिमाना प्रतीत होने का कारण, मुख्य कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। किसका कारण है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तारों के टिमटिमाना किसके प्रतीत होने का कारण है? वायुमंडलीय अपवर्तन। आगे देखो, ओहो लास्ट क्वेश्चन 82 नंबर और क्वेश्चन है शायद। एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना है परावर्तन, अपवर्तन, विकिरण। अगला क्या है भैया? किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन, नहीं 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 नहीं, अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा लोग क्या था। आगे, किस कण पर, किसी कण पर पड़कर प्रकाश के विभिन्न दिशा में छितरने की घटना को क्या कहते हैं? किसी कण पर प्रकाश, किसी कण पर, जब किसी कण पर प्रकाश पड़ता है विभिन्न दिशा में क्या होता है? फैल जाता है। हाँ, अंधेरा में यही होता है। हम लोग जब जाते हैं ना टॉर्च लेके, तो किसी एक वस्तु पर प्रकाश को डालते हैं तो देखते हैं पूरा कमरा ही उजाला हो गया। हाँ, अंधेरा से पूरा कमरा उजाला उजाला। ये किसके कारण है? प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो एमे है प्रकाश का प्रकीर्णन। किसी कण पर, एक कण पर आप प्रकाश बार रहे हो, मान लो कि गए कमरा में, और एक जैसे तुमको खोजना है कलम, तो तुम लाइट बारे एक जगह तो पूरे कमरा में उजाला हो जाता है। तो ये किसका कारण है? प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल मांगे मोर। आगे, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण लो। मस्त क्वेश्चन है, 84 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। एक इसके बाद मैं गीत गाऊंगा, मस्त वाला गीत होगा और आप लोगों को अच्छा सीखने को मिलेगा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण लाल रंग को बहुत अधिक प्रतिनिधित्व कर देते हैं, नारंगी रंग के बहुत अधिक प्रतिनिधित्व कर देते हैं, नीले रंग को बहुत अधिक प्रतिनिधित्व कर देते हैं, पीले रंग को बहुत अधिक प्रतिनिधित्व कर देते हैं। सर, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण है नीले रंग को बहुत अधिक प्रतिनिधित्व कर देते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण जो होते हैं ना सर, अरे रे, नीले रंग को नहीं जी, नीले रंग को नहीं,
किस रंग को? लाल रंग को ज्यादा प्रतिनिधित्व करते हैं। किस रंग को? लाल रंग को। लाल रंग को ज्यादा प्रतिनिधित्व करते हैं। लाल रंग को सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, क्योंकि उस समय ना लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत अधिक होता है। ठीक है, लाल रंग के दिखाई देने के कारण लाल रंग का प्रकीर्णन काफी अधिक होता है, जिसके कारण चारों तरफ लाल रंग फैल जाता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये 84 क्वेश्चंस पार्ट 3 का आप लोगों को पक्का समझ में आया होगा और आप लोगों को इस 84 क्वेश्चन से कुछ न कुछ आप लोगों को सीखने को जरूर मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7050114201 पर मैसेज कीजिए और पाइए एक सुंदर सा पीडीएफ पार्ट 3 का। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में इसी अंदाज में, इसी तरीके से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।